क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। और ये सब उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। क्या दोस्त दोस्त नहीं रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है और वो है जो राष्ट्रीय हित, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं या जो आपकी अपनी विचारधारा होती है उसको किनारे रख दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार यह देखने में आ रहा है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो विचारधारा के स्तर पर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं और साथ ही साथ अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब रूस का जिक्र आपने किया तो ये जो रूस की जो बैठक थी, या मॉस्को में बैठक थी, और इस बैठक में एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूस के यहाँ जो बिजनेस या इंडस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी, जिसको कहते हैं इनोप्रोम, ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि रूस जो है, पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 ताकत है। एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीज फायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको किस तरीके से हथकड़ी दूरी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है एक, और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करिएगा, भारत के जो डिप्टी सेना प्रमुख हैं राहुल सिंह, उन्होंने यहां तक कहा कि 81% साजो सामान हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड कर रहा और भारत एक नहीं बल्कि 3 शत्रुओं से लड़ रहा था एक तरीके से। ये चीन का रवैया है। रूस पर भारत को सबसे ज्यादा नाज था, सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारी 1971 में एक बड़ी ऐतिहासिक चीटी हुई थी। वो रूस पूरी पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान चुप रहा, शांत रहा। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में अगर आप देखें कि रूस, जिसे भारत को अपना नेचुरल एलाई कहना चाहिए, स्वाभाविक सहयोगी कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को अपना सहयोगी नेचुरल एलाई कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को अपने यहां लंच पर बुलाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और उनके जो जनरल हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। यानी
भारत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बावजूद भी अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें रूस के संदर्भ में, तो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी उस वक्त रूस के ऊपर तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जो सहमति थी उसको तोड़ते हुए रूस के साथ अपना ऑयल खरीदा क्योंकि सस्ते में मिल रहा था। उसके बावजूद रूस आपके साथ जो है वो स्वाभाविक साझेदार की बात नहीं कर रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से खंड खंड पड़ी हुई है, और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आपके रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम, वहां इस वक्त भारत विरोधी शक्तियां आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें भारतीयों की यहां जरूरत नहीं, आप यहां से निकल जाइए। वैसे जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में तो खुद आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें टीचर्स नहीं बल्कि हमें पार्टनर्स की जरूरत है। तो आपकी विदेश नीति है कहां? तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं मानूंगा कि रूस ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा, मैं ये कहूंगा कि भारत दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने स्टैंड को लेके, अपनी बातों को लेके, और वो कहीं ना कहीं दोस्तों से ज्यादा, पार्टनर से ज्यादा वो दुश्मन क्रिएट कर रहा है या प्रीचर्स क्रिएट कर रहा है जो भारत को संदेश दे रहे हैं कि भाई आप उतने बड़े नहीं जितना कि आप अपने आप को समझते हो, आप अभी भी उसी स्थिति में रहिए जैसे आप पहले थे। बिल्कुल, और दोस्त जो थे उनको भी लगभग दुश्मन ही बनाते जा रहा है भारत। रूस जो पाकिस्तान में स्टील मिल है, ट्रेन प्रोजेक्ट बहुतों पे अब काम करेगा। पाकिस्तान ने बात कही है कि हम सहयोग की इसमें उम्मीद लगाते हैं, उससे भारत की चिंताएं तो बढ़ेंगी। क्या आपको लगता है, आप नया सवाल यह है कि आपने कहा कि जिस प्रकार से ट्रंप के खिलाफ तो अलग बात हो गई, ट्रंप के बारे में भी मोदी जी बिल्कुल शांत हैं। अमेरिका के प्रति बार बार सवाल उठता है, विपक्ष लगातार उठाता है कि उसने तो नाम तक दे दिया कि नरेंद्र सरेंडर अमेरिका के सामने हो गए हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका के प्रति इतना सरेंडर हो जाना, नतमस्तक हो जाना रशिया को पसंद नहीं आ रहा है कि उन्हें लगता है तो आप तो अमेरिका के ही एकदम से हो गए हैं, हमारी तो चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से कि रूस और पाकिस्तान की बड़ी गहरी दोस्ती है और दूसरी तरफ भारत को कोई भी मुल्क पूछता ही नहीं है। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। बात नहीं देखिए, इसमें जो डेवलपमेंट पिछले महीनों में हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हुआ क्या कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रूस की स्थिति कमजोर हुई। चीन ने इस बात का फायदा उठाया, उसने रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर लिया, और वो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन वॉर चल रही है उस यूक्रेन वॉर में चीन ने रूस की काफी मदद भी की है। ऐसे में जो रूस की डिपेंडेंस है वो चीन के ऊपर बढ़ गई है। साथ ही साथ चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को एक तरीके से अपना स्पॉन्सर्ड कंट्री बना दिया उसने। तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर कर रहा है, दूसरी तरफ चीन उसका एक नेचुरल एलाई हो गया है, तीसरी तरफ रूस वाया चाइना पाकिस्तान को अपना एलाई मानने लगा है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी के साथ बदल रही थी तो भारत का मतलब मोदी सरकार को भी उसके हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं। गले मिलने से देश नहीं मिलता, गले मिलने से दिल भी नहीं मिलते, बल्कि आप गले बाद में मिलिए, पहले अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाइए, अपनी विदेश नीति को बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स में उसको बदलने की कोशिश करिए। ये कैसे हो सकता है कि कनाडा में आपका जो आपके बड़े नेता के खिलाफ वहां पे केस चल रहा है और वहां हत्या का केस चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी केस चल रहा है, अडानी के खिलाफ भी केस चल रहा है, चाइना की स्थिति सबको मालूम है, रूस की स्थिति सबको मालूम, जो मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम कर क्या रहे थे? हम क्यों चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? यहां तक कि जो संघाई कॉपरेशन है उसमें भी आपकी बात कोई नहीं सुनता। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि ब्रिक्स के साथ जो रहेगा हम उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तो इन सब चीजों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल सके। जो सोवियत यूनियन का जो हमारा बड़ा दोस्त था, अगर वो चीन के साथ जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर। हम रूस को क्यों कहें कि भाई रूस हमारे पीठ पे छुरा घोप रहा है? भाई जब आप
किसी को अपने हिसाब से कहेंगे कि भाई मैं तो अब दुनिया में नंबर 1 कंट्री हो गया हूं, मैं तो विकसित राष्ट्र हो गया हूं, अब पूरी दुनिया हमारी बातों को सुनती है, तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। मीडिया में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 17 संसद विभिन्न देशों के पार्लियामेंट में भाषण दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। 27 सर्वोच्च सम्मान अलग अलग देशों से मिले हैं उनको, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना ये रिकॉर्ड कभी नेहरू सोच पाए, ना इंदिरा जी सोच पाई, ना अटल जी सोच पाए, ये सिर्फ मोदी जी कर पाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने महान हैं कि हम सबसे ज्यादा 17 सांसदों में जाके अलग अलग देश के पार्लियामेंट में जाके भाषण देते हैं, क्या हमारा कोई सुनता है? बड़े बड़े देश हमें सर्वोच्च सम्मान देता है, सिर्फ नाम का ही सम्मान देता है कि दिल से सम्मान देता है? विदेश नीति हमारी कितनी डिरेल हो गई है, इसका एक और उदाहरण सामने आया, और इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है मुझे। रूस ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी बताया है, इससे भारत की चिंता बढ़ गई। टिप्पणी रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओरचुक ने की है। अधिकारी ने कहा कि रूस के साथ संबंध इस्लामाबाद की विदेश नीति का एक प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है। सवाल यह है, कई विश्लेषक कई एंगल से इसको देख रहे हैं। मैं इसे उस बिल के दृष्टि से देख रहा हूं जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है। अमेरिका के 100 मेंबर है, उसमें से 84 मेंबर ने उस पर साइन की है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यह बिल लागू होगा। इस बिल के मायने सीधे सीधे है, जो रशिया के साथ संबंध रखेगा व्यापार का, उसके ऊपर 500% के टैरिफ लगेगा। क्या पाकिस्तान पे अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा, या पाकिस्तान को वो एक बाईपास देगा? पाकिस्तान यदि खुल के रशिया के साथ काम करने की बात कर रहा है और सहयोग बढ़ा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का वरदस्त है और अमेरिका के ही परमिशन से हो रहा है। तो जब रशिया की बात आती है तो अमेरिकन सीनेट में क्यों सिर्फ चीन और भारत का जिक्र होता है? भारत तो वो घंटा हो गया है कि जो भी आए बचा के चले जाए, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये लगातार इस कोशिश को जारी रखा है कि जितना रगड़ सके वो भारत को रगड़ ले। इसके पहले भी अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन रूस के संबंध पाकिस्तान से बहुत दूर के थे, क्योंकि भारत रूस के साथ खड़ा होता था और रूस भारत के साथ हर उस संकट की घड़ी में। 2014 के बाद हमारी विदेश नीति ने जो टिल्ट लिया है, उसके चलते हम रूस से दूर हो गए। इसके बावजूद रूस ने हमें S-400 सिस्टम दिया, जो हमारे बहुत काम आया। एयर डिफेंस के लिए जगह देने की बात कही, जबकि अमेरिका में वीजा नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद तेल सस्ता दिया। ये सब करते हुए भी आज यदि अमेरिका ने ये बार बार भारत का नाम और चीन का नाम लेके इस वक्तव्य दिया, इसके ऊपर भारत का विदेश मंत्रालय चुप क्यों है? इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों नहीं हम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 पे खुल के बोलते हैं? अमेरिका कौन होता है जो भारत की विदेश नीति तय करेगा? और जब भारत रूस से दूर जाएगा तो पाकिस्तान वो जगह लेगा, यकीनन, इससे कोई दो मत नहीं है। भले ही रशिया ने कहा होगा कि हमारा चीन का जो दोस्ती है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम भारत के साथ है। बात 2014 के पहले रूस भारत के साथ ही होता था, अब रूस भारत के साथ भी होने की बात करता है। साथ ही होने में और साथ भी होने में बहुत फर्क है। यदि अमेरिका खुल के भारत का समर्थन करता, भारत के पक्ष में जाता, तो हम समझ सकते थे कि चलो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बेसिक चेंजेस किए, अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहे हैं और रशिया को डम कर रहे हैं। लेकिन जिस अमेरिका पे उनको भरोसा है, वो अमेरिका रोज भीगो भीगो के जूते मारता है, हर जगह भारत को कॉर्नर कर रहा है, हर जगह हमें बेइज्जत कर रहा है। कुल मिलाकर रशिया का डायरेक्ट ट्रेन चालू करना, मालवाहक रेलवे, रशिया का एक पैसेंजर ट्रेन भी चालू करने की बात करना, रशिया ने बहुत पहले भी हमने कहा था कि 2000 करोड़ से ऊपर का पैसा स्टील प्लांट पे लगाया है। ये तमाम बातें इस तरफ दिखाई देती है कि यदि भारत ने रशिया को तवज्जो नहीं दी तो रशिया पाकिस्तान को तवज्जो देगा। जब कोई संकट आएगा तो अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, रशिया चीन भी पाकिस्तान का साथ देगा। कई देश खुल के पाकिस्तान के साथ में है, भारत कहाँ है? और भारत के साथ कौन है? भारत के साथ सिर्फ आंकड़े हैं कि 17 देशों के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया, और दूसरा आंकड़ा है 27 जगह के सर्वोच्च सम्मान हमको मिले। जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया वो कतई हमको सीरियस नहीं लेते, यही इसकी परिणति है, वो तो यही बताती है। और जो अवार्ड मिले हैं वो क्या चाटने के है क्या, यदि वो भारत को किसी तरह से मदद नहीं कर पाते? नए दुश्मन की करेंगे। पाकिस्तान चीन के बाद भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो चुका है, और वो खतरा है तुर्की। तुर्की ने बहुत ही गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से भारत को अपना नया दुश्मन बना लिया है। ये घोषित हो चुका है, किसी भी स्थिति में भारत के खिलाफ जाने की उसकी जिद अब साफ दिख रही है। बड़ी बात यह है कि ये देश भारत से काफी दूर है, लेकिन भारत को देख गुर्राने की ऐसी आदत, जैसे बराबर में खड़ा। पहले पाकिस्तान को भाई बताया,
फिर पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाया और अब खुद पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा तुर्की। आखिर चाहता क्या है? सवाल बड़ा है। तुर्की और भारत के बीच दूरी करीब 4600 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस में 3 देश पड़ते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं तो बलूचिस्तान भी बढ़ेगा। लेकिन इन दिनों भारत को लेकर तुर्की की नफरत इतनी गहरी है कि इन देशों को पार कर वो सीधे दिल्ली पहुंचना चाहता है। कुछ भी हो जाए, भारत को कैसे उलझाए रखना है। करेंसी की वर्ल्ड वॉर के बाद अब हम आपको भारत के पड़ोस में एक ऐसे बारूदी प्लान से जुड़ी खबर दिखाने वाले हैं जिसे हवा देने की कोशिश कर रहा है खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा बनाने वाले तुर्की। इस खबर को समझने के लिए आपको बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट गौर से देखना चाहिए। 8 जुलाई को ढाका में तुर्की के रक्षा उद्योग के अध्यक्ष और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बातचीत में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने यूनुस और उनके सैन्य अधिकारियों के सामने तुर्की के ड्रोन्स, तोपखाने और मिसाइल सिस्टम से जुड़े प्रेजेंटेशन रखी। बांग्लादेशी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में बांग्लादेश और तुर्की ने सामरिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इन बैठकों को लेकर सामरिक दुनिया के विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बांग्लादेश की शक्ल में भारत के खिलाफ एक और सामरिक मोर्चा खोलना चाहते हैं। एक संभावना यह भी है कि बांग्लादेश से सामरिक सहयोग बढ़ाकर एर्दोआन एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको एर्दोआन के प्लान के दोनों पहलुओं को गौर से समझना चाहिए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को साथ कर एर्दोआन इस्लामी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पहुंच दक्षिण एशिया तक हो गई है। दूसरी तरफ एर्दोआन का मकसद भारत पर दबाव बनाना भी हो सकता है ताकि तुर्की के पड़ोसी देशों को भारत से सामरिक मदद न मिल पाए। तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। तुर्की के 2 बड़े मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। बड़ी खबर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर दोनों ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्की के दोनों मंत्रियों का पाकिस्तानी दौरा बेहद खास माना जा रहा है, एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और दोनों ही देश सीज फायर की स्थिति में हैं। ऐसे में तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पाकिस्तान पहुंचना कई बड़े इशारे देता है। इनके पाकिस्तान पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दोनों मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनसे मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, खासतौर पर तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस मुलाकात में तुर्की के दोनों नेता अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य मामलों और इसके अलावा रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ सहयोग को और बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आप बता दें, दोनों देशों के नेता इस साल फरवरी में इस्लामाबाद में जो उच्च स्तरीय जो बैठक हुई थी, इसके अलावा अगले साल तुर्की में जो बैठक होनी है, इनकी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या आपको नहीं लगता है कि तुर्की को खुलकर अपना दुश्मन भारत को मान लेना चाहिए? तुर्की में भूकंप आता है तो भारत सबसे पहले मदद देता है, लेकिन उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदद के जवाब में तुर्की भारत के दुश्मन को मदद देता है, हथियारों की डिलीवरी करता है, वही हथियार जिससे वो भारत पर हमला करता है। तुर्की तो खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम ब्रदरहुड निभाएंगे, लेकिन क्या हम खुलकर दुश्मन कह रहे हैं? भाईचारे की एक और तस्वीर भी सामने आई है, जरा ये भी देख लीजिए। भारत से तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। अब तुर्की के 2 शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचे। एक प्रतिनिधिमंडल में तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान और दूसरे में रक्षा मंत्री यासर गुलेर शामिल हैं, जो पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों को और गहरा करने पर बात करेंगे। हालिया तनाव के बाद पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों पर भारत की नजर बनी हुई है। मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। 4 जुलाई के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि तुर्की के अखबारों में भारत और ग्रीस के बीच LACM मिसाइल की डील को लेकर चर्चा की जा रही थी। तुर्की में छपी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की के पारंपरिक विरोधियों साइप्रस और ग्रीस को भारत से मिसाइल और रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार मिल सकते हैं। एर्दोआन ने यूनुस से हाथ क्यों मिलाया, इसकी एक वजह कथित खलीफा की खिसियाहट भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एर्दोआन की प्लानिंग पर पानी फिर गया था। अमेरिका की मैगजीन दी वीक ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के सम्मेलन में तुर्की ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाहता था, लेकिन भारत ने तुर्की के प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसके बाद तुर्की की सदस्यता पर ब्रिक्स में कोई बातचीत नहीं हुई। भले ही एर्दोआन, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस जैसे प्यादों के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए, अगर भारत का एक कूटनीतिक कदम ब्रिक्स जैसी संस्था से तुर्की को दूर कर सकता है, तो भारत के सामरिक कदम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। और जो पिछली बैठक हुई थी उसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि इस बीच तुर्की के जो विदेश मंत्री हाकान फिदान है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुर्की और पाकिस्तान अपने बायलैटरल ट्रेड की मात्रा को
$5 बिलियन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम खनन, तेल, नेचुरल गैस और इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इन तमाम चीजों के साथ सहयोग का जो एनालिसिस है, आकलन है, वो करेंगे। तो ये बयान तुर्की के विदेश मंत्री की ओर से। और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के दोनों बड़े नेताओं या कहें मंत्रियों का दौरा एक ऐसे दौर में हो रहा है जब हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक थिंक टैंक कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कहा कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है आज दोनों ही मोर्चों पर, बाहरी और भीतरी दोनों ही मोर्चों पर बड़े दबाव में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो गठजोड़ बन रहा है उससे भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और रूस कुदरती दोस्त हैं, नेचुरल दोस्त हैं। अगर आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।